हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है बहुत ही शानदार ज़बरदस्त सेशन में यूपी ट्रिपल एस सी एनम फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में। आज फिर हाजिर है लेकर मिडवाइफरी टॉपिक को। ये हमारा लेक्चर नंबर 20 चल रहा है। बाकी के टॉपिक के भी क्या हो चुके हैं उसको क्या कीजिए, आप प्ले लिस्ट में एक बार विजिट करके देखिए। हर टॉपिक को क्या किया गया, पढ़ाया गया है। और जो बाकी के टॉपिक हैं, कुछ टॉपिक पर जल्द ही और क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो सेशन अच्छा लगेगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। तो मिडवाइफरी पढ़ने वाले हैं टॉपिक को। इसमें टॉप 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा, गर्भावस्था के दौरान प्रीक्लेम्सिया का प्रमुख जटिलता क्या हो सकती है? ऑलिगो हाइड्राम्ब्रियोस या फीटल डिस्ट्रेस या एक्लेम्सिया या प्लेसेंटा अब्रप्शन। करा गर्भावस्था के दौरान प्री क्लेम्सिया का प्रमुख जटिलता क्या हो सकती है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एक्लेम्सिया। नेक्स्ट, करा एमनियोटिक फ्लूइड एबोलिज्म की सबसे सामान्य प्रस्तुति क्या है? तीव्र रक्तस्राव, श्वसन विफलता, सीने में दर्द, उच्च बुखार। करा एमनियोटिक फ्लूइड एबोलिज्म की सामान्य प्रस्तुति क्या है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्वसन विफलता। तो बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है, नवजात शिशु में नियोनेटल हाइपोकैल्सेमिया का सामान्य कारण क्या है? कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी, माँ का डायबिटीज, संक्रमण। तो हमारा तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माँ का डायबिटीज। नेक्स्ट, करा गर्भाशय रप्चर में के लिए कौन सा सबसे सामान्य जोखिम कारक है? पिछले सिजेरियन डिलीवरी, प्रीमेच्योर लेबर, हाइपोथायराइडिज्म, अत्यधिक पानी की कमी। करा गर्भाशय रप्चर के लिए कौन सा सबसे सामान्य जोखिम कारक है? तो गर्भाशय रप्चर के लिए सबसे सामान्य जोखिम कारक क्या है? पिछले सिजेरियन डिलीवरी। नेक्स्ट, करा ट्रांसवर्स ले पोजीशन में प्रसव का सबसे उचित प्रबंधन क्या है? नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन सेक्शन, वैक्यूम असिस्टेड डिलीवरी या फोरसेप्स डिलीवरी। तो हमारा ट्रांसवर्स ले पोजीशन में प्रसव का सबसे उचित प्रबंधन क्या है? तो पांचवे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिजेरियन सेक्शन। नेक्स्ट, कह रहा नवजात शिशु में कॉन्जेनिटल हाइपोथायराइडिज्म का सबसे सामान्य लक्षण क्या है? तेज बुखार, सुस्ती, तीव्र पीलिया, वजन बढ़ना। तो हमारा छठवें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुस्ती। नेक्स्ट, कह रहा हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम के उपचार में सबसे प्रभावी दवा कौन सी है? आयरन सप्लीमेंट, एंटीमेटिक दवा, विटामिन B12, विटामिन सी। कह रहा हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम के उपचार में सबसे प्रभावी दवा कौन सी है? तो सातवें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंटीमेटिक दवा। नेक्स्ट, एक्लेम्सिया के लिए प्राथमिक उपचार क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट, आयरन इन्फ्यूजन, सर्जरी, फोलिक एसिड। तो कह रहा एक्लेम्सिया के लिए प्राथमिक उपचार क्या है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम सल्फेट। नेक्स्ट, मैग्नीशियम सल्फेट का आपको क्या करना है? फार्मूला बताना है। किसमें? कमेंट में इसका फार्मूला बताएगा। नेक्स्ट, कह रहा गर्भाशय के दौरान थायराइड की कमी किस जटिलता को जन्म देती है? प्लेसेंटा प्रीविया, ऑलिगोहाइड्राम्ब्रियोस, प्रीमेच्योर लेबर, फीटल न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। कह रहा है गर्भावस्था के दौरान थायराइड में कमी किस जटिलता को जन्म दे सकती है? तो हमारा नौवें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रीमेच्योर लेबर। नेक्स्ट, कह रहा हाइपोथर्मिया से प्रभावित नवजात शिशु में प्राथमिक उपचार क्या है? हाइपोथर्मिया से क्या प्रभावित शिशु का क्या उपचार, प्राथमिक उपचार क्या है? तो हाइपोथर्मिया से जो भी प्रभावित नवजात शिशु है उसमें प्राथमिक उपचार वाटर बाथ, हॉट वाटर बाथ या इंक्यूबेटर में रखना या ग्लूकोज सप्लीमेंट देना या दवा का उपयोग करना। तो हमारा 10वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कह रहा हाइपोथर्मिया से प्रभावित नवजात शिशु को उपचार क्या है? इंक्यूबेटर में रखना। तो उसे कहाँ रखते हैं? इंक्यूबेटर में रखा जाता है। तो हाइपोथर्मिया से प्रभावित नवजात शिशु को कहाँ रखते हैं? इंक्यूबेटर में रखा जाता है। तो बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। तो 11वां क्वेश्चन कह रहा है
गर्भावस्था में रूबेला संक्रमण का भ्रूण पर क्या प्रभाव पड़ता है? रूबेला संक्रमण का भ्रूण पर क्या प्रभाव हो सकता है? प्रीमेच्योर लेबर, जन्मजात हृदय दोष, भ्रूण की मृत्यु, प्लेसेंटा अबरप्शन। गर्भावस्था में रूबेला संक्रमण का भ्रूण पर क्या प्रभाव हो सकता है? तो गर्भावस्था में रूबेला संक्रमण का भ्रूण पर क्या प्रभाव हो सकता है? प्रीमेच्योर लेबर, जन्मजात हृदय दोष, भ्रूण की मृत्यु या प्लेसेंटा अबरप्शन। तो हमारा 11वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जन्मजात हृदय दोष। तो गर्भावस्था में क्या रूबेला संक्रमण का भ्रूण पर क्या प्रभाव पड़ता है? जन्मजात हृदय दोष। नेक्स्ट, तो देखिए 12वां क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है नवजात शिशु में नियोनेटल सेप्सिस का मुख्य कारण क्या है? वायरल संक्रमण, बैक्टीरियल संक्रमण, फंगल संक्रमण, पैरासाइटिक संक्रमण। कारण नवजात शिशु में नियोनेटल सेप्सिस का मुख्य कारण क्या होता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बैक्टीरियल संक्रमण। नेक्स्ट, करा हेल्प सिंड्रोम का प्रमुख लक्षण क्या है? उच्च रक्तचाप, हेमोलाइसिस, एलिवेटेड लीवर एंजाइम, लो प्लेटलेट काउंट या प्रीमेच्योर लेबर या फीटल डिस्ट्रेस। तो करा हेल्प सिंड्रोम। तो हेल्प सिंड्रोम का ऑप्शन नंबर हो जाएगा हेमोलाइसिस, एलिवेटेड लीवर एंजाइम और लो प्लेटलेट्स काउंट। हमारा क्या है? ये सारे लक्षण हैं किसके? हेल्प सिंड्रोम के। तो बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा ओलिगो हाइड्रामरियोस का सबसे प्रभावी उपचार क्या है? एमनियो इन्फ्यूजन या आयरन सप्लीमेंट या फोलिक एसिड या हाइड्रेशन थेरेपी। तो हमारा कह रहा ओलिगो हाइड्रामरियोस का सबसे प्रभावी उपचार क्या है? तो 14वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एमनियो इन्फ्यूजन। नेक्स्ट, कह रहा एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है? गर्भाशय की स्थिति का पता लगाने के लिए, भ्रूण की मूत्र उत्पादन क्षमता मापने के लिए, भ्रूण के रक्त प्रवाह का आकलन करने के लिए, भ्रूण के मस्तिष्क विकास का आकलन करने के लिए। तो कह रहा एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो 15वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भ्रूण की मूत्र उत्पादन क्षमता मापने के लिए। तो 15 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 16वां क्वेश्चन क्या करा? करा गर्भावस्था में सीजेरियन सेक्शन के लिए सबसे सामान्य संकेत कौन सा है? फीटल डिस्ट्रेस, हाइपरएमेसिस, प्रीमेच्योर लेबर, एक्लेम्पसिया। तो हमारा 16वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फीटल डिस्ट्रेस। नेक्स्ट, करा प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन में प्रमुख जटिलता क्या हो सकती है? प्लेसेंटा प्रीविया, भ्रूण संक्रमण, प्रीमेच्योर लेबर, हाइपोग्लाइसीमिया। तो करा प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन में प्रमुख जटिलता क्या हो सकती है? तो हमारा 17वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रीमेच्योर लेबर। नेक्स्ट, करा ब्लास्ट्रीडियम टेनानी से बचाव के लिए गर्भावस्था में कौन सा टीका दिया जाता है? डीपीटी, टीटी, टेटनस टॉक्साइड या बीसीजी या एमएमआर। तो कह रहा क्या क्लास्ट्रीडियम टेटानिक से बचाव के लिए गर्भावस्था में कौन सा टीका दिया जाता है? तो हमारे क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टीटी यानी टेटनस टॉक्साइड। नेक्स्ट, तो 19वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा कार्ड प्रोलैप्स का प्राथमिक उपचार क्या है? नॉर्मल डिलीवरी, इमरजेंसी सिजेरियन, भ्रूण स्थिति में परिवर्तन, वैक्यूम डिलीवरी। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा 19वें का कार्ड प्रोलैप्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इमरजेंसी सिजेरियन। नेक्स्ट, कह रहा प्री क्लेम्सिया में दवा के रूप में प्राथमिक विकल्प क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट, विटामिन डी, हाइड्रोक्लोरोक्विन और कैल्शियम सप्लीमेंट। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हमने बताया था इस क्वेश्चन का आंसर, तो कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो प्री क्लेम्सिया में दवा के रूप में प्राथमिक विकल्प क्या है? 20वें का आंसर आपको कमेंट में इसका तो जरूर देना है। नेक्स्ट, कह रहा नवजात शिशु में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस का कारण क्या है? विटामिन डी की कमी, माँ और शिशु के ब्लड ग्रुप का असंगत होना, माँ का उच्च रक्तचाप, भ्रूण का संक्रमण। तो हमारा 21वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, माँ और शिशु के ब्लड ग्रुप का असंगत होना। नवजात शिशु में क्या एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस का कारण क्या है? माँ और शिशु के ब्लड ग्रुप का क्या होना? असंगत होना। तो बढ़ते हैं 22वें क्वेश्चन की तरफ। कर गर्भावस्था में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में बदलाव का प्रमुख कारण क्या है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, एचसीजी हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो हमारा क्या रहा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट
में बदलाव का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण क्या है? तो 22वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो बढ़ते हैं 23वें क्वेश्चन की तरफ। कह रहा एंटीपार्टम हेमोरेज का प्रमुख कारण कौन सा है? प्लेसेंटा प्रीविया, मैच्योर लेबर, प्री मैच्योर लेबर, फीटल डिस्ट्रेस, गर्भाशय का संक्रमण। तो हमारा एंटीपार्टम हेमोरेज का प्रमुख कारण कौन सा है? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेसेंटा प्रीविया। 23 का हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, प्लेसेंटा प्रीविया। नेक्स्ट कह रहा है नवजात शिशु में मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम का उपचार क्या है? फोर्सेप्स डिलीवरी, इंटूबेशन और सक्शन, ग्लूकोज सप्लीमेंट या विटामिन डी। तो हमारा 24वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नवजात शिशु में क्या करा? मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम का उपचार क्या है? तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, इंटूबेशन और सक्शन। नेक्स्ट करा गर्भाशय एटार्नी का प्रबंधन करने के लिए सबसे प्रभावी दवा कौन सी है? ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, विटामिन के। तो कह रहा क्या? गर्भाशय एटानी का प्रबंधन, गर्भाशय एटानी का प्रबंधन करने के लिए हमारा क्या जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट कह रहा प्री मैच्योर लेबर को रोकने के लिए कौन सी दवा दी जाती है? मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम, टोकोलाइटिक्स या विटामिन सी। तो प्री मैच्योर लेबर को रोकने के लिए कौन सी दवा दी जाती है? तो 26वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टोकोलाइटिस। तो प्री मैच्योर लेबर के लिए क्या दिया है? टोकोलाइटिसिस। नेक्स्ट कह रहा नवजात पीरियड कितने दिनों का होता है? 10 दिन, 15 दिन, 28 दिन, 40 दिन। तो नवजात पीरियड कितने दिनों का होता है? तो यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 28 दिन। तो नवजात पीरियड कितने दिन का होता है? 28 दिन। तो बढ़ते हैं 28वें क्वेश्चन की तरफ। इसी बात पे गर्भावस्था के दौरान फोलिक एसिड की कमी से कौन सी स्थिति हो सकती है? हड्डियों का विकास बाधित होना, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, उच्च रक्तचाप, फीटल डिस्ट्रेस। तो कह रहा है गर्भावस्था के दौरान फोलिक एसिड किसका? फोलिक एसिड की कमी से कौन सी स्थिति हो सकती है? तो हमारा 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो क्या हो सकता है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। कह रहा एम्ब्रियो सिंथेसिस किसके लिए किया जाता है? एम्ब्रियो सिंथेसिस किसके लिए किया जाता है? भ्रूण का ब्लड ग्रुप पता करने के लिए, अनुवांशिक विकार की जांच के लिए, भ्रूण का वजन मापने के लिए, भ्रूण की हड्डियों की जांच के लिए। कह रहा एम्ब्रियो सिंथेसिस किसके लिए किया जाता है? तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुवांशिक विकार की जांच के लिए। नेक्स्ट कह रहा प्लेसेंटा अब्रप्शन के लिए प्रमुख जोखिम कारक कौन सा है? उच्च रक्तचाप, गर्भावस्था के दौरान मोटापा, हाइपोथायराइडिज्म, संक्रमण। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? प्लेसेंटा अब्रप्शन में क्या होता है कि लिए प्रमुख जोखिम कारक क्या है? जोखिम कारक क्या है? हाई ब्लड प्रेशर। तो हमें उम्मीद है 30 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुए हैं। तो 30 में आपने कितने क्वेश्चन सही किए कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और सेशन यदि क्या हुआ अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि आपको किसी अन्य एग्जाम की, एसएससी की, रेलवे की, किसी भी अन्य एग्जाम की भी तैयारी करती हैं तो आप क्या कीजिए, हमारा जनरल साइंस का भी क्या हुआ शुरुआत हो चुका है। तो उस जनरल साइंस के वीडियो को भी देखते रहिए। उसमें भी क्या होगा, हर सब्जेक्ट के जनरल साइंस में क्या होंगे, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो उसको भी क्या कीजिए, देखते रहिए, जिससे क्या होगी आपकी तैयारी और बेहतर होती रहेगी और जनरल साइंस में भी क्या होंगे, आप मजबूत हो जाएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।